अगर मैं कहूँ कि दुनिया की अगली सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज, मतलब शायद कैंसर का कोई नया इलाज हो गया या गहरे अंतरिक्ष में जाने का कोई नया रास्ता, ये सब किसी अरबों डॉलर की सीक्रेट लैब से नहीं बल्कि एक मुफ्त सॉफ्टवेयर से निकलेगी, तो क्या ये बात आसानी से गले उतरेगी? सच कहूं तो शुरुआत में ये बात किसी को भी थोड़ी अजीब लगेगी। बिल्कुल। अक्सर जब हम वैज्ञानिक जगत की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वही पुरानी छवि आती हैं। वही सफेद कोट और चमचमाती हुई महंगी लैब। हाँ, और बंद दरवाजों के पीछे चल रहे बड़े बड़े प्रयोग। लेकिन आज विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही अलग तरह की क्रांति हो रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये क्रांति किसी लैब के टेस्ट ट्यूब में नहीं हो रही है। तो फिर कहाँ हो रही है? ये दुनिया भर के शोधकर्ताओं के कंप्यूटर स्क्रीन्स पर हो रही है। यानी एक शांतिपूर्ण क्रांति है जो बहुत ज्यादा शोर नहीं मचा रही है, लेकिन इसका असर मतलब बहुत गहरा है। बिल्कुल गहरा। हमारे आज के स्रोत हमें साफ साफ बता रहे हैं कि दुनिया भर के शोधकर्ता अब महंगे और पारंपरिक सॉफ्टवेयर से अपना ध्यान हटा रहे हैं और वो हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स टूल्स की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जो पहली नजर में देखिए सिर्फ तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसके सामाजिक और वैज्ञानिक परिणाम बहुत व्यापक हैं। दशकों से जटिल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ना कुछ गिने चुने बहुत ही महंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का ही दबदबा रहा है। मतलब एक तरह से उन कंपनियों का एकाधिकार था। बिल्कुल। इन कंपनियों ने रिसर्च के टूल्स पर अपना कब्जा जमा रखा था, लेकिन अब जो डेटा और स्रोतों के पैटर्न उभर कर आ रहे हैं वो बहुत स्पष्ट है। अच्छा, क्या पैटर्न है वो? वो ये दिखाता है कि शोधकर्ता सिर्फ अपनी लागत कम करने के लिए ओपन सोर्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो फिर क्या वजह है? वे अपने काम में अधिक खुलापन और सहयोग लाना चाहते हैं। वे एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जो किसी एक कंपनी के मुनाफे पर निर्भर नहीं है। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि आधुनिक वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में GNU ऑक्टेव नाम का ये सॉफ्टवेयर सबसे आगे क्यों है। हाँ, और ये कैसे मैटलैब जैसे दिग्गजों को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। वही मैटलैब जिसका इस क्षेत्र में दशकों से एक छत्र राज रहा है ना? एकदम सही। और सबसे अहम बात, आज हम ये समझेंगे कि यह बदलाव विज्ञान के भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इस पूरी तस्वीर को साफ करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि GNU ऑक्टेव आखिर काम कैसे करता है। तो हमारे स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? स्रोतों के अनुसार ये मूल रूप से एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा। लेकिन देखिए, ये वेब डिजाइन या ऐप बनाने वाली आम भाषाओं जैसी बिल्कुल नहीं है। मतलब ये उससे अलग है? बहुत अलग है। इसे विशेष रूप से न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए बनाया गया है, यानी जो अत्यधिक जटिल गणितीय गणनाएं होती हैं उनके लिए। बिल्कुल। इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली कमांड लाइन इंटरफेस मिलता है जो मुख्य रूप से लीनियर और नॉन लीनियर समस्याओं को सुलझाने के लिए डिजाइन किया गया है। थोड़ा रुकते हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं और जो दिन रात गणित या डेटा साइंस में नहीं डूबे रहते, उनके लिए इस लीनियर और नॉन लीनियर वाले हिस्से को थोड़ा आसान भाषा में खोलते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका असल दुनिया में मतलब क्या मतलब है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लीनियर समस्याएं वो होती हैं जहां कारण और प्रभाव का सीधा संबंध होता है। कोई उदाहरण? मान लीजिए आप एक तोप से गोला दागते हैं। ठीक है। अगर आपको हवा की गति और तोप का कोण पता है तो आप एक सीधे गणितीय फॉर्मूले से सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि गोला कहाँ गिरेगा। हाँ, ये तो सीधा सीधा गणित है। बिल्कुल, ये लीनियर है। इसके लिए साधारण कैलकुलेशन काफी होती है। लेकिन नॉन लीनियर समस्याएं बहुत ही अराजक या क्योटिक होती हैं। जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी करना या फिर ये समझना कि किसी हवाई जहाज के पंखों के ऊपर से हवा कैसे गुजरेगी। ओह, समझ रही हूँ। यहाँ एक छोटा सा बदलाव पूरे नतीजे को बदल सकता है। एकदम सही। और इन चीजों को समझने के लिए आपको मैट्रिक्स मैथ का इस्तेमाल करना पड़ता है और लाखों चरों यानी वेरिएबल्स को एक साथ कैलकुलेट करना पड़ता है। बाप रे, ये तो बहुत जटिल है। हाँ, और GNU ऑक्टेव का मुख्य काम यही है, इन भारी भरकम समीकरणों को पलक झपकते ही सुलझा देना। तो एक तरह से ये एक सुपर कैलकुलेटर है। बिल्कुल, इसे आप एक सुपर कैलकुलेटर कह सकती हैं। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी पेश करती हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए मैटलैब एक बहुत ही महंगा ब्रांडेड टूल बॉक्स है। ये एक बहुत ही शानदार कॉर्पोरेट दुकान से मिलता है। इसमें हर तरह के प्रीमियम औजार हैं, लेकिन इसकी चाबी पाने के लिए आपको हर साल लाखों रुपए की भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती है, जो कि हर कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं दे सकता। वहीं दूसरी तरफ ऑक्टेव एक ऐसा कस्टम बिल्ट टूल बॉक्स है जो बिल्कुल वैसा ही काम करता है। हाँ। दिखने में भी लगभग वैसा ही है, लेकिन एकदम मुफ्त है।
कोई भी इसे इंटरनेट से उठा सकता है और अपना काम शुरू कर सकता है। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या ये मुफ्त टूल बॉक्स सच में असल रिसर्च या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में टिक पाता है? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है। क्योंकि देखिए, थ्योरी में तो मुफ्त चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? जी। लेकिन जब असली लैब में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा हो, तब क्या ये सच में काम आता है? आपका ये सोचना बहुत ही व्यावहारिक है, और सच कहूं तो ज्यादातर शोधकर्ताओं के दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब हमें किसी थ्योरी में नहीं, बल्कि सीधे लैब के वर्कफ्लो में मिलता है। अच्छा। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब हम प्रैक्टिकल उपयोग की बात करते हैं तो ऑक्टेव सिर्फ एक सस्ता विकल्प नहीं रह जाता। तो क्या बन जाता है? कई मामलों में ये एक स्वाभाविक पसंद बन जाता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है न्यूमेरिकल सिमुलेशन से। सिमुलेशन। बिल्कुल। किसी भी जटिल रिसर्च में भौतिक दुनिया में कोई प्रयोग करने से पहले उसे कंप्यूटर पर सिमुलेट किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि वो असलियत में कैसे काम करेगा। एकदम सही। मैटलैब अपने इनबिल्ट टूल्स के कारण इस काम के लिए बहुत मशहूर है। हाँ, वो तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ऑक्टेव का सिंटैक्स मैटलैब से इतना ज्यादा मिलता जुलता है कि ये पूरी गेम को ही बदल देता है। इस सिंटैक्स वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। ये ऐसा है जैसे आपने पूरी जिंदगी एकॉस्टिक गिटार बजाया हो। हाँ। और अचानक कोई आपको इलेक्ट्रिक गिटार पकड़ा दे। गिटार तो बदल गया, लेकिन तार वही है, नोट्स वही हैं। बहुत खूब। अगर आपको एक पर अपनी धुन बजानी आती है तो आप दूसरे पर भी आसानी से बजा सकते हैं। आपको सब कुछ नए सिरे से सीखने की जरूरत नहीं है। ये उदाहरण बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसमें एक और पेच है जिसे हमें समझना होगा। वो क्या? बात सिर्फ नए सिरे से सीखने की नहीं है। दशकों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मैटलैब पर हजारों लाखों लाइनों का कोड लिखा है। ओह हाँ, उनकी हार्ड ड्राइव्स तो पुरानी रिसर्च से भरी पड़ी होंगी। बिल्कुल। और ऑक्टेव की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये उस पुराने लेगेसी कोड को भी पढ़ सकता है। सच में? हाँ। शोधकर्ता अपने उस पुराने मैटलैब कोड को बिना किसी बड़े बदलाव के सीधे ऑक्टेव में रन कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि परफॉर्मेंस या एक्यूरेसी से कोई समझौता नहीं करना पड़ता। ये उन वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो अपना प्लेटफॉर्म तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी सालों की मेहनत को खोना नहीं चाहते। एकदम सही बात है। ये तो वाकई बहुत बड़ा तकनीकी फायदा हो गया। अब अगर किसी ने अपना सिमुलेशन पूरा कर लिया है तो रिसर्च का अगला कदम क्या होता है और ऑक्टेव वहां कैसे मदद करता है? देखिए, सिमुलेशन के बाद अक्सर बात आती है सिग्नल प्रोसेसिंग और एल्गोरिदम प्रोटोटाइपिंग की। सिग्नल प्रोसेसिंग, इसे थोड़ा समझाएंगे? जब आप कोई सिमुलेशन चलाते हैं तो आपको बहुत सारा डेटा मिलता है, जैसे कि अंतरिक्ष से आ रहे रेडियो सिग्नल्स या किसी मरीज की ईसीजी मशीन से आ रहे दिल की धड़कन के सिग्नल। अच्छा, और इन सिग्नल्स में बहुत सारा शोर या नॉइज होता है जिसे साफ करना होता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैटलैब आपको इसके लिए बने बनाए फॉर्मूले देता है। ठीक है। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ऑक्टेव का ओपन सोर्स नेचर शोधकर्ताओं को एक अभूतपूर्व आजादी देता है। कैसी आजादी? वे सिर्फ बने बनाए फॉर्मूलों तक सीमित नहीं रहते, वे सॉफ्टवेयर के अंदर गहराई में जाकर उस एल्गोरिदम को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। ओह, मतलब आप सिर्फ कार चला नहीं रहे, बल्कि जरूरत पड़ने पर बोनेट खोलकर इंजन के पुर्जों को भी अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। बिल्कुल यही बात है। एकेडमिक इनोवेशन के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मेरा मतलब है अगर आप वही फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले से सॉफ्टवेयर में फीड है, तो आप कोई नई चीज कैसे खोजेंगे? वही तो। नई खोज के लिए तो नए गणित की जरूरत पड़ेगी ना। और यही वजह है कि प्रोटोटाइपिंग में ये इतना लोकप्रिय हो रहा है। शोधकर्ता नए आइडियाज का तेजी से परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब ये डेटा बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब बिग डेटा? हाँ, जब हम डेटा मॉडलिंग की बात करते हैं तो हम कुछ 100 या 1000 फाइलों की नहीं, बल्कि टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स डेटा की बात कर रहे होते हैं। बाप रे, इतना सारा डेटा! और इस विशाल डेटा को हैंडल करने के लिए आपको बहुत बड़ी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, जिसे हम क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर? शायद जो लोग हमें सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि ये क्लस्टर आखिर काम कैसे करता है और इसमें सॉफ्टवेयर की कीमत का क्या रोल है। मैं समझाता हूँ। इसे ऐसे समझिए कि एक सुपर कंप्यूटर असल में कोई एक विशाल मशीन नहीं होता। अच्छा। बल्कि वो सैकड़ों या हजारों छोटे कंप्यूटरों का एक जाल होता है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसी जाल को क्लस्टर कहते हैं। समझ गई। अब अगर आप किसी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो कंपनी अक्सर आपसे हर उस छोटे कंप्यूटर या जिसे हम नोड कहते हैं उसके लिए एक अलग लाइसेंस फीस मांगती है। अरे बाप रे! तो अगर मेरे क्लस्टर में 1000 कंप्यूटर हैं, तो आपकी लाइसेंस फीस ही करोड़ों में पहुंच जाएगी। ये तो किसी भी छोटे संस्थान का बजट बिगाड़ देगा। बिल्कुल, लेकिन ऑक्टेव पूरी तरह से मुफ्त है। आप इसे अपने पूरे क्लस्टर पर डिप्लॉय कर सकते हैं बिना एक भी अतिरिक्त पैसा खर्च किए। वाह! यह बड़े पैमाने पर डेटा मॉडलिंग करने वाले संस्थानों के लिए गेम चेंजर है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। हमारे समाज में एक बहुत ही आम सोच होती है कि जितना पैसा दोगे वैसे ही चीज मिलेगी। हाँ, ये मानसिकता तो है। अगर कोई चीज पूरी तरह से मुफ्त है तो अक्सर लोग शक करते हैं कि इसमें कोई ना कोई बड़ी कमी जरूर होगी। बिना किसी बड़ी टेक कंपनी की फंडिंग के, बिना किसी कॉर्पोरेट कस्टमर सपोर्ट टीम के, क्या ये सॉफ्टवेयर सच में लंबे समय तक विश्वसनीय रह सकता है? ये बहुत ही आम सवाल है। क्योंकि मेरा मतलब है, क्या ये डर नहीं रहता कि जिस दिन किसी बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन होगी उसी दिन ये सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा और मदद करने वाला कोई नहीं होगा? ये शंका बहुत ही स्वाभाविक है और इंडस्ट्री में अक्सर इस पर बहस होती है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। सच में? हाँ, और ये हमें इस सॉफ्टवेयर के पीछे काम करने वाले आर्थिक और सामाजिक प्रभाव की ओर ले जाता है। वो कैसे? अगर हमसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो वित्तीय पहलू को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। GNU ऑक्टेव महंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंस की उस विशाल दीवार को पूरी तरह से गिरा देता है जो कई विकासशील देशों के शोधकर्ताओं के रास्ते में खड़ी थी। मतलब ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक बजट बचाने की तरकीब नहीं है, ये तकनीक का लोकतंत्रीकरण है। तकनीक का लोकतंत्रीकरण, इस विचार को अगर हम किसी असल उदाहरण से समझें तो बात और साफ होगी। तो कल्पना कीजिए, किसी विकासशील देश की एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में बैठा एक प्रतिभाशाली शोधकर्ता है। ठीक है। वो स्थानीय फसलों में फैलने वाली किसी रहस्यमयी बीमारी पर रिसर्च कर रहा है। उसके पास एक शानदार गणितीय मॉडल है जिससे वो उस बीमारी के फैलने का पैटर्न समझ सकता है। अच्छा। लेकिन उस मॉडल को चलाने के लिए उसे जिस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की जरूरत है उसका लाइसेंस ही $2-3 का है, जो कि शायद उसकी यूनिवर्सिटी का पूरा सालाना बजट भी ना हो। बिल्कुल। अतीत में ये रिसर्च वहीं दम तोड़ देती, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। हाँ, लेकिन आज वो शोधकर्ता अपने एक पुराने साधारण से लैपटॉप पर ऑक्टेव डाउनलोड करता है, अपना मॉडल रन करता है और शायद एक ऐसी खोज कर लेता है जो हजारों किसानों की आजीविका बचा ले। ये है असली बदलाव। वाह, ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है ना? कि दुनिया की अगली बड़ी खोज इसलिए नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि किसी के पास सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन खरीदने के पैसे नहीं थे। ऑक्टेव ग्लोबल स्तर पर रिसर्च के मैदान को सभी के लिए समान बना रहा है ताकि पैसे की कमी किसी भी वैज्ञानिक खोज के आड़े ना आए। ये लोकतांत्रिकरण संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि इसके पीछे कोई कंपनी नहीं बैठी है जो अपने शेयरधारकों को मुनाफा दिखाना चाहती है। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। हाँ, क्योंकि हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि GNU ऑक्टेव की असली ताकत सिर्फ उसका कोड या उसका मुफ्त होना नहीं है। तो फिर क्या है? उसकी असली ताकत है उसका वाइब्रेंट ओपन सोर्स इकोसिस्टम। और यही बात आपके उस पिछले सवाल का भी ठोस जवाब है। कौन सा सवाल? वही कि बिना किसी कॉर्पोरेट सपोर्ट के ये सॉफ्टवेयर कैसे टिका हुआ है और क्रैश क्यों नहीं होता। अच्छा, हाँ। इस इकोसिस्टम में देखिए, यूजर सिर्फ कंज्यूमर या उपभोक्ता नहीं है जो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके चुपचाप अपना काम करते हैं। तो वो क्या है? वे खुद इस सॉफ्टवेयर के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। ये एक बहुत ही जीवंत समुदाय है। हाँ, इसका मतलब है कि अगर किसी शोधकर्ता को लगता है कि सॉफ्टवेयर में कोई खास फीचर होना चाहिए तो वो किसी कंपनी के कस्टमर केयर को ईमेल करके सालों तक नए वर्जन का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल नहीं। वो खुद अपने कीबोर्ड पर बैठता है, कोड लिखता है, एक प्लगइन या एक्सटेंशन बनाता है और उसे पूरी कम्युनिटी के साथ मुफ्त में साझा कर देता है। और मजे की बात देखिए, अगर कोड में कोई बग या गड़बड़ी आती है तो दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा कोई दूसरा कोडर उसे सुधार देता है। ये तो एक निरंतर सामूहिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। और ये सहयोगात्मक रवैया आज के तेजी से बदलते रिसर्च माहौल के लिए एकदम सटीक है। वो कैसे? क्योंकि आज की वैज्ञानिक रिसर्च बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है। मतलब? अलग अलग फील्ड्स का एक साथ आना। हाँ, यानी एक ही प्रोजेक्ट में जीव विज्ञान, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस के लोग एक साथ काम कर रहे हैं। समझ रही हूँ। इस माहौल में ऑक्टेव पूरी तरह से एक मॉडर्न वर्कफ्लो में फिट बैठता है। प्रोप्राइटरी टूल्स अक्सर बहुत भारी भरकम होते हैं और आपके सिस्टम को धीमा कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। इसके विपरीत ऑक्टेव बहुत लाइटवेट है।
और ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के साथ बहुत ही सहजता से काम करता है, जो कि आज के युग में अनिवार्य है। और एक और बात जो स्रोतों से उभर कर आती है वो है इसकी अन्य ओपन सोर्स तकनीकों के साथ जुड़ने की क्षमता। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे कि पाइथन। आज डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की दुनिया में पाइथन का बहुत बड़ा नाम है। यह एक बहुत ही अहम बिंदु है। पहले के समय में शोधकर्ता अक्सर किसी एक कंपनी के इकोसिस्टम में कैद होकर रह जाते थे। जिसे वेंडर लॉक इन कहते हैं। बिल्कुल। अगर आपने उनका टूल खरीदा है तो आपको उनके ही प्लगइन्स इस्तेमाल करने होंगे। लेकिन ऑक्टेव इस दीवार को भी तोड़ता है। कैसे? ये पाइथन जैसी भाषाओं के साथ बेहतरीन तरीके से जुड़ जाता है। आप ऐसा वर्कफ्लो बना सकते हैं जहां आप इंटरनेट से डेटा इकट्ठा करने और उसे साफ करने के लिए पाइथन का इस्तेमाल करें। अच्छा। और फिर उस साफ किए हुए डेटा पर भारी भरकम गणितीय गणनाएं करने के लिए ऑक्टेव का उपयोग करें। ये सब मिलकर तो इसे बहुत ही बहुमुखी टूलकिट बना देता है। बिल्कुल। ज्ञान अब अलग अलग साइलोज या बंद डिब्बों में कैद नहीं है। ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से बह सकता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इन तमाम तकनीकी बातों, सिंटैक्स, क्लस्टर और डेटा मॉडल से थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखें तो हम पाएंगे तो GNU ऑक्टेव जैसे ओपन सोर्स टूल्स का ये उभार केवल कुछ हजार रुपए या डॉलर बचाने के बारे में कतई नहीं है। एकदम सही। ये उससे कहीं अधिक गहरा है। ये दुनिया भर के शोधकर्ताओं की उस रचनात्मक क्षमता को उजागर करने के बारे में है जो अब तक संसाधनों की कमी के कारण दबी हुई थी। बिल्कुल। ये उन जटिल चुनौतियों से निपटने के बारे में है जो आज इंसानियत के सामने खड़ी हैं। यह स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक खोज की प्रकृति को ही फिर से परिभाषित कर रहा है। हाँ, क्योंकि जब उपकरण मुफ्त और सुलभ होते हैं तो समस्या को सुलझाने वाले दिमागों की संख्या अचानक कई गुना बढ़ जाती है। पे एक बहुत ही उत्तेजक और गहरे विचार पर लाकर खड़ा करता है। वो क्या? इस पूरी चर्चा ने मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा कर दिया है जिस पर जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें भी जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे GNU ऑक्टेव जैसे एक ओपन सोर्स टूल ने डेटा साइंस और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग की दुनिया में इतनी बड़ी आर्थिक दीवारों को गिरा दिया है। और स्थापित दिग्गजों को चुनौती दी है। तो जरा सोचिए, भविष्य में क्या होगा जब अत्यधिक महंगे और क्लोज डोर माने जाने वाले क्षेत्र जैसे कि अत्याधुनिक मेडिकल साइंस जहां जीवन रक्षक दवाएं बनती हैं, या एरोस्पेस इंजीनियरिंग जहां मंगल ग्रह पर जाने वाले रॉकेट डिजाइन होते हैं। सोचिए अगर ये क्षेत्र पूरी तरह से ओपन सोर्स कम्युनिटीज के हाथों में चले जाएंगे। ये तो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ना? क्या ये संभव है कि इंसानियत का अगला सबसे बड़ा आविष्कार किसी अरबों डॉलर की सीक्रेट कॉर्पोरेट लैब से नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले आम लोगों के सहयोग से हो? बिल्कुल, उनकी सहयोग और ओपन सोर्स शेयरिंग से निकलकर सामने आए। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली पावर किसके हाथ में है। विज्ञान की ये शांतिपूर्ण क्रांति अभी सिर्फ शुरुआत है।